हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और स्वागत है आपका हॉन्टिंग फिगर यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2018 में रिलीज़ हुई साई-फाई हॉरर थ्रिलर एपोकलिप्स मूवी बर्ड बॉक्स को, जो कि बेस है इसी सेम नाम की नॉवल पर। एंड इस मूवी का स्पिन ऑफ सीक्वल भी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं जल्द ही अपने चैनल पर लाऊंगा। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें मेलरी नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने खड़े दो बच्चों को बॉय और गर्ल कहकर समझा रही होती है कि यह काफ़ी टाइम से चल रहा है और इस बीच अलर्ट रहना भी मुश्किल है, शांत रहना भी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये दोनों चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग अब यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। जहाँ उन्हें कितनी भी आवाज़ आए, कितनी भी पानी में हलचल हो, उन्हें बस मेलरी को बताना है और ना ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाना है, वरना ये लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपने पैरेट को एक बॉक्स में डाल लेती है और इसके बाद बाहर जाकर एक रस्सी को पकड़कर उसके सहारे एक छिपाई हुई बोट तक पहुंच जाती है, जिसके थ्रू अब ये तीनों आगे का सफ़र ऐसे ही ब्लाइंड फोल्ड तय करेंगे। अब हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम मेलरी को देख पाते हैं, जो कि प्रोफेशन से एक आर्टिस्ट है और पेंटिंग ही बना रही होती है। और इसी बीच वहाँ उसकी बहन जेसिका आती है, जो उससे कहती है कि वो ये सब कर रही है, जबकि उसे मालूम होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। स्टोर्स बंद हो चुके हैं, लोग बेवजह मास सुसाइड कर रहे हैं और सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। जिसके बाद वो टीवी ऑन करके न्यूज़ देखती है, मगर इस सब को देखकर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही यहाँ वो प्रेग्नेंट भी होती है, मगर इस बात को लेकर भी वो इतना खुश नहीं थी। जिसके बाद जेसिका उसे काफ़ी अच्छे से समझाती है और इसके बाद उसका चेकअप कराने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ से आते वक्त आसपास की सिचुएशन देखकर इन्हें मालूम चल जाता है कि ये जो भी चीज़ है, वायरस वगैरह, वो इनके शहर में भी फैल चुका है, जिस वजह से लोग अपने आप को मार रहे हैं। अब यहाँ जेसिका ड्राइव कर रही होती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे बैक सीट से उठाने के लिए वो मेलरी को कहती है, पर तभी उसे कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी कार क्रैश कर देती है। जिसके बाद वो बाहर निकलकर लास्ट टाइम मेलरी को रोते हुए देखती है और मारी जाती है। अब अपने आप को बचाने के लिए मेलरी भीड़ के साथ भागती है, मगर तभी धक्का लगने की वजह से वह फिर से गिर जाती है। जब उसे बचाने के लिए एक लेडी आगे बढ़ती है, पर तभी उसे भी कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो भी एक जलती कार में बैठकर सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद यहाँ आकर टॉम नाम का बंदा मेलरी को बचाता है और उसे सामने वाले घर में ले जाता है, जहाँ उस लेडी का हस्बैंड भी होता है, जिससे मेलरी माफ़ी मांगती है। अब यहाँ और भी लोग होते हैं जो कि अपनी अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा और महसूस किया। कि तभी इनके बीच में चार्ली नाम का बंदा बोलता है कि ये स्पिरिचुअल क्रिएचर है और जो भी इन्हें देखता है, ये उस इंसान के सबसे बड़े डर या दुख को इतना बढ़ाते हैं कि जिसके बाद वो इंसान सेल्फ कंट्रोल खो देता है और सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है, जैसा मेलरी की बहन ने किया था। पर यह क्रिएचर्स दिखाई नहीं देते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां मेलरी को रिवर में ट्रैवल करते हुए 6 घंटे बीत चुके हैं और यहाँ उसे भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जो उसका नाम लेकर उसे अपनी ओर बुला रही थी। तभी हम वापस पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ इन लोगों के पास रात को ओलंपिया नाम की प्रेग्नेंट लेडी सर्वाइव के लिए आई थी, मगर डगलस उसे यहाँ रहने से मना करता है। पर सब लोग उसकी इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि वो भी खुद यहाँ एज अ सर्वाइवर था, ना कि ओनर। अब क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग होने के कारण खाना कम पड़ने लगा था, जिसे देखकर मेलरी कहती है कि उन्हें इस सब से बचने के लिए सप्लाईज यानी खाना इकट्ठा करना पड़ेगा, मगर बिना देखे और बाहर निकले ये पॉसिबल नहीं है। तभी घर के ओनर ग्रेग को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, मगर बाहर क्या चल रहा है वो सब CCTV के थ्रू देख सकते हैं। मगर इसमें भी उन्हें खतरा था, इसलिए ग्रेग खुद को एक चेयर से बंधवा लेता है ताकि कहीं वो पजेस होकर खुद को ना मार ले। और इसके बाद वो CCTV लाइव फुटेज देखने लगता है और तभी थोड़ी देर बाद कैमरे में उसे भी कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद उसकी भी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। अब इसकी आवाज़ सुनकर ये सब लोग ऊपर आ जाते हैं, जहाँ ये सब देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि अब भले ही ये इस चीज़ को कैमरे में देखे या अपने सामने, मारे ये फिर भी जाएंगे। अब यहाँ मेलरी को 6 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, जहाँ वो अभी भी बोट चला रही है कि तभी उसे फिर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है।
मगर मैलरी को समझ आ जाता है कि ये कोई खतरा है और वो उसके लिए रेडी हो जाती है कि तभी एक आदमी उनकी बोट के पास आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी आंखों से उसकी पट्टी हटाने की कोशिश करता है। मगर मैलरी उसका सामना करती है और उसे ओवर पावर करके मार डालती है। इसके बाद हम फिर से पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ टॉम सबको बुलाकर बताता है कि एक बुरी खबर है, खाना ख़त्म हो रहा है और अगर यही हाल रहा तो ये लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। जिसके बाद चार्ली बताता है कि वो एक ऐसी जगह के बारे में जानता है जहाँ इन्हें खाना मिल सकता है, क्योंकि जब यह सब शुरू हुआ था तो उसने उस जगह को सील कर दिया था। अब यह बात सुनकर टॉम रेडी हो जाता है और गैरेज में जाकर इन्हें प्लान समझाता है कि ये लोग कार के शीशों को ब्लैक पेंट करेंगे और रास्ता देखने के लिए जीपीएस की हेल्प लेकर मॉल तक पहुंचेंगे। जिसके बाद टॉम ड्राइव करता है और ये लोग जैसे तैसे बचते हुए मॉल तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सामान इकट्ठा करने लगते हैं, जहां मैलरी को काफ़ी बर्ड्स दिखाई देती है, जिनमें से एक को रख लेती है और यह वही बर्ड होती है जिसे मैलरी ने मूवी की शुरुआत में निकलने से पहले अपने बॉक्स में डाला था। अब सब सही चल रहा होता है कि तभी मॉल गेट के बाहर कोई हेल्प मांगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर टॉम को लगता है कि यह कोई नॉर्मल पर्सन है जिसे हेल्प चाहिए। यहाँ डगलस उसे मना करता है मगर वो फिर भी गेट को खोल देता है, जिसके बाद वो अंदर आकर इन पर हमला करने लगता है और इस बीच इन्हें बचाने के लिए चार्ली आगे आकर उसे धक्का देता है, जिस वजह से वो भी बाहर जाकर मारा जाता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से आ जाते हैं और अब रात को मैलरी और डगलस अपनी पुरानी लाइफ से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें गैरेज से कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है और नीचे जाकर देखने पर इन्हें मालूम चलता है कि इनके दो साथी लूसी और फिलिक्स इन्हें धोखा देकर यहाँ से कार लेकर भाग गए हैं। अब प्रेजेंट में मैलरी को सफ़र करते हुए 24 घंटे बीत चुके हैं, जहाँ वो थक जाती है और एक ब्रेक लेने के लिए चप्पू चलाना बंद कर देती है। पर तभी नाव का बहाव चेंज हो जाता है, जिसके बाद इनकी बोट एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है, जिस वजह से बॉय पानी में गिर जाता है, जिसे मैलरी बचा लेती है। मगर इस बीच इनका खाना और ब्लैंकेट भी पानी में बह जाते हैं। अब गीला होने की वजह से बॉय को ठंड लगने लगती है, जिसके बाद मैलरी उसे वार्म फील कराने लगती है, मगर इससे काम नहीं बन रहा था। जिसके बाद वो अपनी बोट को एक किनारे पर लगाकर एक घर की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे खाना और ब्लैंकेट मिल जाते हैं। मगर वहाँ एक क्रीचर भी होता है जो कि मैलरी के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो गन शूट करती है। मगर इसकी आवाज़ सुनकर गर्ल उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है, जहाँ उसे वो क्रीचर मारने ही वाला होता है। मगर सही टाइम पर मैलरी वहाँ आकर उस रस्सी को खींच लेती है जिससे वो बंधी थी और उसे काफ़ी डांटती है। अब वापस हम पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ एक रात घर के गेट के बाहर कोई नॉक करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ओलंपिया उससे ठीक से कुछ पूछे बिना दरवाज़ा खोल देती है, जिसे देखकर मैलरी को मॉल वाला सीन याद आ जाता है। जिसके बाद वो कोई रिस्क नहीं लेती है और एक गन को लेकर रेडी हो जाती है। टॉम भी आ जाता है, जिसके सामने वो बंदा सरेंडर कर देता है और ज़मीन पर लेट जाता है। यहाँ उसकी अच्छे से चेकिंग होती है और डगलस उसे देखकर इन्हें समझाता है कि इन्हें उसे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह झूठ बोल रहा है और अब तक जितने भी स्ट्रेंजर्स पर इन्होंने भरोसा किया है उनकी वजह से इनके साथ ही मारे गए हैं। मगर यहाँ भी डगलस की कोई बात नहीं मानता है और उल्टा उसे बेहोश करके ये लोग गैरेज में बंद कर देते हैं। खैर, अब अगला दिन शुरू हो जाता है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। यहाँ नीचे सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी मैलरी और ओलंपिया को एक साथ लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद टॉम और सैरलिन की मदद करने लगते हैं। वही नीचे बैठा गैरी पहले तो ठीक होता है, लेकिन फिर बाद में वो मैलरी की बर्ड्स को उठाकर उन्हें फ्रिज में रख देता है और फिर उसके बाद सारी खिड़कियों के न्यूज़पेपर हटाकर उन्हें अनकवर करने लगता है। अब डिलीवरी होने के बाद टॉम यहाँ नीचे आता है, जहाँ डगलस उसे बताता है कि गैरी ने क्या किया। जिसके बाद टॉम उन बर्ड्स को फ्रिज से निकालता है, पर तभी गैरी पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद डगलस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी उसे ऊपर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, जहाँ जाकर वो इन लोगों से नॉर्मली बातें करने लगता है। और इसी बीच अचानक से सारी खिड़कियों के न्यूज़पेपर हटा देता है, जिससे ओलंपिया बाहर देख लेती है और रोते हुए खिड़की से कूदकर मारी जाती है। अब इसके बाद वो फोर्सली सैरल की भी आंखें खोल देता है, जिसके बाद वो भी पोजेस होकर अपनी नेक में सीजर मार के खुद को मार डालती है। जिसके बाद गैरी मैलरी को भी मारने वाला होता है, मगर तभी डगलस वहाँ आ जाता है और आंखें बंद करके उसे कंधे पर शूट कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे अपने साथ लेकर नीचे गिर जाता है और उसे भी उसी सीजर से मार डालता है, ये बोलकर कि तुम इन क्रीचर्स की ब्यूटी को देखना डिजर्व नहीं करते हो। और इसके बाद मैलरी को नीचे से गन चलने की आवाज़ आती है और इसके बाद टॉम यहाँ आकर इन्हें संभालता है।
यानी कि टॉम ने होश में आने के बाद गैरी को मार डाला। अब इस सब के बाद हम सीधा 5 साल के टाइम जंप को देख पाते हैं, जहाँ बच्चे अब बड़े हो गए हैं और टॉम और मैलरी भी काफ़ी अच्छे से रहने लगे हैं। अब कुछ दिन बाद टॉम के रेडियो पर रिक नाम के बंदे का सिग्नल आता है, जो उससे कहता है कि हमारे पास रहने और खाने के लिए अच्छी खासी सेफ जगह है, जहाँ इन लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद टॉम उसकी बताई जगह पर जाने के लिए मान जाता है, मगर मैलरी नहीं, क्योंकि पिछले साल के इंसिडेंट्स होने के बाद उसे वापस से रिस्क नहीं लेना था, खास करके तब जब 2 बच्चे इनके साथ थे। जिसके बाद टॉम उसे समझाने लगता है, पर तभी कुछ मेंटल लोग कार लेकर इनके कैबिन के बाहर आ जाते हैं, जो कि क्रिएचर्स के द्वारा पोजेस थे। जिसके बाद टॉम लास्ट टाइम मैलरी और बच्चों को बाय बोलता है और बाहर जाकर उनका ध्यान भटकाने लगता है, ताकि मैलरी बच्चों को लेकर पिछले रास्ते से बाहर निकल जाए। अब टॉम यह अपनी पूरी ताकत से इन लोगों का सामना करता है, मगर ब्लाइंड फोल्ड होने के कारण ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। जिसके बाद वो भी पोजेस होकर ना चाहते हुए भी खुद की जान ले लेता है। जहाँ गन चलने की आवाज़ सुनकर मैलरी को समझ आ जाता है कि टॉम अब नहीं रहा और रोने लगती है। और यहाँ ठीक वही सीक्वेंस आ जाता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी, जहाँ मैलरी इन बच्चों को समझा रही थी। खैर, अब मैलरी के रिवर में अब तक 32 घंटे बीत चुके हैं, जहाँ इनकी बोट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, जिस वजह से इनकी बोट भी स्लिप हो जाती है, जहाँ मैलरी और बॉय पानी में गिर जाते हैं, मगर गर्ल को किनारा मिल जाता है। अब क्योंकि ये लोग 5 साल वहाँ रहे थे, तो मैलरी ने इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे रखी थी, जिनमें से एक थी वार्निंग साइन, जिसके थ्रू ये दोनों आवाज़ सुनकर गर्ल तक पहुँच पाते हैं। अब मैलरी को तो मालूम था कि बर्ड्स की आवाज़ को फॉलो करना है, ताकि ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँच पाए, पर यहाँ भी वो क्रिएचर्स अलग अलग आवाज़ निकाल कर इनका ध्यान भटकाने लगते हैं। जहाँ मैलरी तो इनके काबू में नहीं आती है, पर इस वजह से बच्चे उससे अलग हो जाते हैं, मगर यहाँ भी वो अपनी समझदारी और विल पावर से इन्हें ढूंढ लेती है। जिसके बाद वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है जहाँ उसे जाना था। यहाँ आकर इनकी आंखें चेक होती है, जिसके बाद रिक नाम का बंदा इन्हें अंदर ले जाता है, जहाँ हम काफ़ी सारे ब्लाइंड बच्चे और उस डॉक्टर को भी देख पाते हैं, जिसे हमने मैलरी का चेकअप करते हुए शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो इन्हें यहाँ सही सलामत आने के लिए बधाई देते हैं और फाइनली मैलरी इन दोनों का नाम टॉम और ओलंपिया के नाम पर ही रखती है और बताती है कि वही इनकी मोम है। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर्सनली मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी और इसे देखते वक्त मुझे अ क्वाइट पैलेस मूवी की भी याद आ रही थी, पर क्योंकि यह मूवी इसी सेन नाम की नॉवल पर बनाई गई है, जो कि इससे भी पहले लिखी गई थी, तो इसे ऐसे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। खैर, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस मूवी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, जिसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।